नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट में हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। शुरुआत करते हैं जहां उत्तर प्रदेश के 558 अनुदानित मदरसों में कथित अनियमितताओं की प्रारंभिक जांच अब शुरू हो चुकी है। दरअसल भ्रष्टाचार निवारण संगठन की इस जांच के दायरे में करीब 1100 करोड़ रुपए के सालाना सरकारी बजट से जुड़े हुए कई सवाल हैं। यानी कि मामला सिर्फ कुछ नियुक्ति या फिर दस्तावेजों की गड़बड़ी तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सवाल भी है कि सरकारी खजाने से जाने वाला पैसा नियमों के मुताबिक खर्च हुआ भी है या नहीं हुआ है। दरअसल भ्रष्टाचार निवारण संगठन ने प्रारंभिक जांच के लिए करीब 35 पॉइंट तय किए हैं और इनमें नियमों के खिलाफ हुई कथित नियुक्तियां, शिक्षकों की योग्यता, मदरसों में दर्ज छात्रों की संख्या, प्रबंध समितियां की वैधता और सरकारी रिकॉर्ड की पड़ताल शामिल है। अब वेतन भुगतान में अनियमितता, दस्तावेजों में कथित हेरफेर और वित्तीय फैसलों में नियमों की अनदेखी जैसे कई आरोपों की जांच भी हो सकती है। कोविड काल में हुई नियुक्तियां भी अब जांच के दायरे में आने की संभावना है। अब इस पूरे मामले की शुरुआत 333 पन्नों की उस शिकायत से हुई जिसे गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भ्रष्टाचार निवारण संगठन को भेजा गया था। शिकायत के साथ आरटीआई से मिली हुई सूचनाएं, जांच से जुड़े हुए दस्तावेज और पहले की शिकायतों के रिकॉर्ड भी अब लगाए गए। जहां शिकायतकर्ता ने कुछ मामलों में सोसाइटी रिकॉर्ड में कथित बदलाव, फर्जी हस्ताक्षर और सरकारी धन से वेतन भुगतान में गड़बड़ी के गंभीर आरोप मढ़े हैं। लेकिन सवाल यहीं पर खत्म नहीं हो जाता। दरअसल शिकायत में सरकारी अनुदान के अलावा मदरसों को मिलने वाले चंदे, जकात, सदका और फितरा की रकम में कथित हेरफेर की भी जांच की मांग की गई है। अलग अलग जिलों के मामलों का हवाला देते हुए शिकायतकर्ता ने दावा किया है कि कई जगहों पर अनियमितताओं का तरीका एक जैसा है और इसी आधार पर किसी संगठित नेटवर्क की आशंका जताई गई है। एक बड़ा सवाल विभागीय निगरानी को लेकर भी है कि शिकायत में आरोप ये है कि कुछ मामलों में पहले विभागीय जांच हुई लेकिन कार्रवाई नहीं हो पाई। अगर ऐसा सामने आता है तो सवाल सिर्फ कथित अनियमितता करने वाले पर नहीं बल्कि निगरानी और कार्रवाई के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर भी उठने लगेंगे। तो आज की बड़ी बहस का सवाल भी यही उठ रहा है कि 558 मदरसों की जांच क्या सरकारी धन के इस्तेमाल में कथित गड़बड़ियों का सच सामने ला पाएगी? क्या ये सिर्फ कुछ संस्थानों तक सीमित मामला है या फिर सरकारी निगरानी का तंत्र की एक बड़ी चूक भी सामने आएगी? और अगर आरोप सही पाए गए हैं तो जवाबदेही सिर्फ नियुक्ति और भुगतान करने वालों की होगी या उन अधिकारियों की भी होगी जिन्होंने समय रहते कार्रवाई नहीं की है? अब 558 मदरसे जांच के घेरे में है। ग्राफिक्स के माध्यम से लगातार साझा कर रहे हैं। 1100 करोड़ के बजट पर सवाल उठ रहा है। जहां राज्य सरकार एक्शन मोड में है लेकिन कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो धर्मगुरु हैं वो आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। नियमों की अनदेखी और योग्यता की अब जांच कराई जाएगी। दोबारा से फाइल खोली जा रही है। सरकारी धन से भुगतान में गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। सोसाइटी रिकॉर्ड और दस्तावेजों की भी जांच यहां पर होगी। समितियों की वैधता और वित्तीय फैसलों पर सवाल उठेंगे। पुराने रिकॉर्ड भी जांच के दायरे में अब आ सकते हैं। इसके साथ ही आय के यानी कि इनकम के जो स्रोत हैं उसमें भी कथित गड़बड़ी की जांच की मांग यहां पर देखने को मिल पाई है। शिकायतकर्ता की तरफ से कई बड़ी बड़ी बातें की गई है। अब मामला क्या है जरा उसको भी आप समझ लीजिए। जहां पर नियुक्तियों पर सवाल उठ रहा है, नियमों की अनदेखी पर भर्ती के आरोप लग रहे हैं। इसके साथ ही सरकारी पैसे के हिसाब की बात कही जा रही है। वेतन भुगतान और अनुदान में कथित अनियमितता की बात कही गई है। रिकॉर्ड में गड़बड़ी का जिक्र किया जा रहा है। दस्तावेजों में हेरफेर और फर्जी हस्ताक्षर के आरोप लगे हैं। प्रबंधन पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर घपला अगर हुआ है तो फिर कैसे हुआ, किस अधिकारी पर जांच करनी चाहिए। प्रबंध समितियों की वैधता और वित्तीय फैसलों की जांच, कोविड भर्ती भी रडार पर है। जहां कोविड काल में हुई नियुक्तियों पर भी पड़ताल संभव है। चंदा, जकात और फिरात की जांच भी होगी। इसके साथ ही आपको बता दें जकात, सदका, फितरा और इसके साथ ही चंदे की रकम पर भी सवाल उठ रहे हैं क्योंकि 7333 पन्नों की शिकायत दर्ज कराई गई है। आरटीआई, विभागीय रिकॉर्ड और पुरानी शिकायतों के दस्तावेज शामिल हैं। अब रिकॉर्ड की पड़ताल होनी है। भ्रष्टाचार निवारण संगठन की प्रारंभिक जांच शुरू होती हुई नजर आएगी। लेकिन देखना बेहद महत्वपूर्ण ये रहने वाला है कि जब जांच का दायरा बढ़ेगा तो किस अधिकारी पर गाज गिरती है, किसकी भारी लापरवाही देखने को मिल पाती है। और ऐसे में मदरसे में जो छात्र यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जो यहाँ पर बजट पास किया जाता है, क्या उसका उचित लाभ मदरसे में पढ़ रहे छात्रों को हो पा रहा है या नहीं? क्योंकि इससे पहले भी सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया था जहां पर उनके पूरे जो स्केड्यूल था मदरसा बोर्ड का, उसके सब्जेक्ट्स में और भी सब्जेक्ट्स को ऐड ऑन करने का, और ऐसे में ये कहा गया था कि यूजीसी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड होना चाहिए अब जब वो 12वीं को पास करेंगे। लेकिन इस बीच कई मुस्लिम धर्मगुरुओं की तरफ से आपत्ति दर्ज कराई गई थी। अब जैसे ही ये मुद्दा एक और सामने आया कि पुरानी फाइलों को खंगाला जाएगा, उसमें अगर अनियमितता हुई है, किसी तरह का कोई हेरफेर हुआ है, कोई घपला हुआ है तो उसकी जांच होगी। तो यहाँ भी एक समुदाय और विपक्षी पार्टी एकजुट नजर आ रही है और ये कहा जा रहा है कि सिर्फ एक ही समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। सरकार की तरफ
तरफ से हवाला दिया जा रहा है कि अगर घपला हुआ है तो फिर बचेगा नहीं, क्योंकि जो बजट पास कराया जाता है जिसमें 7,333 करोड़ के आसपास का ये आंकड़ा बताया जा रहा है, और अगर बजट पास कराया गया है तो उस बजट की रकम कैसे यहां पर इस्तेमाल की गई है, और अगर किसी तरह का घपला भी किया गया है तो उसकी तहकीकात की जाएगी, उसको लेकर बाकायदा टीम गठित की जाएगी और तहकीकात के माध्यम से ये पता लगाने का प्रयास रहेगा कि आखिर वो कौन है जिसने इतनी बड़ी रकम को हेरफेर कर दिया है। क्योंकि इससे पहले राम मंदिर का मामला था, वो अभी शांत भी नहीं हुआ था, लेकिन अब यहां पर मदरसों को लेकर जिस तरह से जांच के दायरे में बात कही जा रही है उसको लेकर चीजें सुनिश्चित भी यहां पर हो रही है। खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है जिनसे आप सभी का तारुफ करा दें। हमारे साथ तपोष पाल जी, बीजेपी के प्रवक्ता, डॉक्टर एस कुमार दुबे जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, फरहत अली खान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुस्लिम स्कॉलर। आप तीनों का बहुत स्वागत करती हूँ भारत अपडेट में। शुरुआत फरहत अली खान जी मैं आप ही से करूंगी, क्योंकि सर आय के स्रोतों में कथित गड़बड़ी जांच की मांग यहाँ पर कही जा रही है और जो पुरानी फाइल थी उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि अब दोबारा से जांच होगी। 1100 करोड़ के बजट पर सवाल उठ रहा है, इसे आप लोग कैसे देखते हैं? देखिए, क्या था कि पहले जो मुस्लिम समुदाय था, जो हमारा समुदाय था, वो ये समझता था कि हम कुछ भी गड़बड़ी करें, कोई भी सरकार हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि हम जो है वो सारी पार्टियां हमारे वोट की मोहताज। तो मदरसों में, खानेखाओं में, वक्फ बोर्ड में, औकाफ में, हज कमेटी में बहुत ही गड़बड़ घोटाला रहा। अब क्या हुआ कि एक सरकार ऐसी आई जिसने दूध का दूध और पानी का पानी किया। उसमें मुसलमानों को यानी हमें बुरा लगना चाहिए था, लेकिन एक तरफ ये देखिए कि हम अल्लाह को मानते हैं, ईमानदारी से अपनी नमाज पढ़ते हैं, ईमानदारी से अपना सारा काम अंजाम देते हैं, तो फिर मदरसों में, पैसे में, बिल्डिंग्स में या नियुक्तियों में बेईमानी कैसे? तो फिर आप समझ लें कि ये तलवार जो है, कलम की तलवार जो होती है, ये उनके ऊपर लटक रही है। बहुत से मदरसे ऐसे हैं जहां पर इस तरीके के घोटाले किए गए हैं कि क्या होता है कि सरकार से भी इमदाद ले लेते हैं और इन्हें इमदाद अलग से भी, जो बड़े रऊसा होते हैं, रईस लोग होते हैं, वो भी इनकी मदद करते हैं। अभी मैं बताता चलूं आपको कि जो छात्रवृत्तियां थी, छात्रवृत्तियों में इन्होंने ये घोटाला किया कि एक मदरसे में एक मतलब 100 बच्चे, तो उन्होंने दूसरे मदरसे के बच्चों का भी नाम इसमें लिख रखा था, और दूसरे मदरसे ने इनके बच्चों का नाम लिख रखा था। सेटिंग थी अधिकारियों के माध्यम से, और बच्चों को वो हक नहीं मिलता था जो ये लोग हक मांगते थे। तो अब वो सब कुछ बंद हो गया। जब बंद हुआ तो चीखें निकली, जब चीखें निकली तो आरोप लगाया गया कि योगी सरकार जो है वो मुसलमानों पर और मदरसों पर और खानेखाओं पर वक्फ और औकाफ की संपत्ति में हस्तक्षेप कर रही है। हम लोग ये भूल जाते हैं कि हम भारत में रहते हैं, भारत के संविधान को मानते हैं, वो किसी स्कूल का हो, मदरसे का हो, मठ का हो, या अभी अभी जैसे आपने बात कही कि राम मंदिर का, तो जांच तो होगी और जांच होना चाहिए, लेकिन जांच में जब भी जो भी कार्रवाई उस सरकार को निष्पक्ष रूप से उसको जो है उजागर करना चाहिए। हम जैसे लोग जो इस चीज का सख्ती के साथ विरोध करते चले आए हैं कि सच्चाई का साथ दो, झूठ का साथ छोड़ो। हम रामपुर के रहने वाले हैं, रामपुर में बड़े बड़े मदारिस हैं, यहाँ की बहुत सी बातें जानते हैं, और ऊपर वाले का शुक्र है कि हम एमए उर्दू से गोल्ड मेडलिस्ट हैं मोहल्ले में, और कई डिग्रियां हमारे पास हैं, तो हमें ये भी नहीं छुपाया जा सकता कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं। तो मेरा कहना यह है कि जांच बिल्कुल सही है, जांच होना चाहिए, और जो शैक्षणिक संस्थान है जो उसमें शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, मदरसे के जो तालिबे इल्म हैं, तुलबा हैं, उनको उनका जो हक मिलना चाहिए और सच्चाई के साथ मिलना चाहिए। ठीक है, मतलब अगर राज्य सरकार की तरफ से पुरानी फाइलों को वापस से खंगाला जाता है तो आप पूरी तरह से सहमति दर्ज करा रहे हैं। ऐसे में डॉक्टर एस कुमार दुबे जी आपके पास आते हुए, समाजवादी पार्टी का परसेप्शन इस पूरे मसले पर सर? देखिए ऋतु जी,
धीमे धीमे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे आप ये देखते रहना कि इस तरीके की घटनाएं होंगी जी। अभी 10 साल इनको लगभग हो जाएंगे 27 में, और 10 साल में इनने आज तक मदरसे की जांच नहीं करा पाई। हाँ। ना तो पहले टर्म में ना दूसरे टर्म में। लेकिन जब चुनाव आ गया तो अभी इनके मुख्यमंत्री की भाषा हो गई कि पाकिस्तान, पी फॉर पाकिस्तान। एक दूसरा अभी आज ये नया मुद्दा उठा दिया या मदरसों की जांच। अरे भाई आपको किसने रोका था? किसने कहा कि जांच मत करो? लेकिन जांच के लिए 9 साल का समय गुजर गया, आपको मालूम ही नहीं चला। 9 साल पे कहाँ क्या हो रहा है? बुलडोजर पहुंच रहा है लेकिन जांच की टीम नहीं पहुंचेगी, जांच नहीं हो पाएगी। तो ये जो इनका प्रोपोगंडा है हिंदू और मुस्लिम वाला, वो प्रोपोगंडा साफ दिखाई दे रहा है कि जो भी कार्रवाई होगी ये सिर्फ उसी जगह इस ऐसी कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे जहाँ पे हिंदू और मुस्लिम एंगल फंसता हो। हमें तो अच्छा है, ठीक है, मुस्लिम भाई मेरे साथ हैं, और मुस्लिम भाई जो नहीं है 2-5% वो भी इस बात को समझेंगे कि भाई क्या मामला है, ये सरकार क्या कर रही है, तो निश्चित तौर पे हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जैसा करोगे वैसा आपको भुगतना पड़ेगा। लेकिन हिंदू भाई जो हैं वो इस चीज को जरूर समझ जाएंगे कि यार ये लोग तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने के सिवाय कुछ नहीं करते हैं। अभी आपने देखा जंतर मंतर पे बच्चों के साथ जो भी समण बच्चे थे किस तरीके से बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया, और फिर आप बोलते हो कि प्रधानमंत्री को गाली ही देना सही नहीं है। एक तरफ आप अत्याचार की सारी हदें पार करते हो और दूसरी तरफ फिर आप बोलते हो कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो ये डबल स्टैंडर्ड गेम नहीं चलेगा, 2 नाव पे सवारी नहीं चलेगी। ये छात्रों के हित की सरकार कभी नहीं रही। आपने रामपुर में भी देखा, जो जॉर्ज यूनिवर्सिटी है, जॉर्ज यूनिवर्सिटी में आपने देखा कि किस तरीके से उसके ऊपर आए दिन नया एक्टिविटी कर रहे हैं, कभी ईडी, कभी पीडी, कभी सीडी, कभी सीबीआई, लेकिन उसका होना कुछ नहीं है। आपको अगर कोई चीज करेक्शन करना है तो आपके पास इतना लंबा समय था, क्या किया आपने? भाई लोग पूछेंगे कि बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, लोग पूछेंगे महंगाई क्यों बढ़ रही है, लोग पूछेंगे कि आखिरकार जो बहुत ही वीवीआईपी जिला है गोरखपुर, उसमें शिव कुमार तिवारी को दौड़ा के क्यों मारा जाता है, सरेआम मारा जाता है, हत्याएं हो रही हैं। सिर्फ गोरखपुर नहीं, उत्तर प्रदेश के लगभग सभी गांवों में और जिलों में यही हाल है। तो इस तरीके के सवालों से बचने के लिए ये मदरसा फंड, पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, ये सब करने की इनकी आदत है, वो करें। ठीक है सर, एक और सवाल मेरा आपसे रहेगा। आपने चूंकि सवर्ण समाज का जिक्र किया कि दिल्ली पुलिस सवर्ण समाज पर यहाँ पर डंडे बरसा रही है, आपको भी मालूम होगा दिल्ली के जंतर मंतर पर रिजर्वेशन यानी आरक्षण को लेकर लगातार प्रदर्शन चल रहा है। अब सवर्ण समाज सब देख रहा है, सवर्ण समाज ये भी देख रहा है कि दिल्ली पुलिस कैसे बर्बरता उन लोगों के साथ कर रही है, और सवर्ण समाज ये भी देख रहा है कि वो आरक्षण के मुद्दे को लेकर लगातार जो कैंपेन और प्रदर्शन किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की तरफ से ऐलान कर दिया गया और पोस्ट करते हुए ये बता दिया गया कि आरक्षण पहले भी था, है और हमेशा रहेगा, इसको समाप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर यही सरकार खत्म करेगी तो निश्चित तौर पर आप लोग फिर सड़कों पर आ जाएंगे। लेकिन मेरा सवाल और इस डिबेट का मुद्दा ये नहीं है आरक्षण को लेकर। आपने चूंकि यहां पर कहा, आपको ये बताइए खुद से लगता है कि क्या किसी तरह का घपला हुआ होगा, क्योंकि 1100 करोड़ की राशि का ये बताया जा रहा है कि सरकार की तरफ से बजट पास किया जाता है, लेकिन वो बजट का सही इस्तेमाल हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। इसमें आप लोगों को लगता है कि कोई दो राह है कि किसी तरह का घपला या हेरफेर की स्थिति हो सकती है मदरसों में? देखिए ऋतु जी, आपके पास लोकल सेट होती है, लोकल सीआईडी होती है, लोकल और एजेंसियां होती हैं। आपके पास क्या नहीं है? 9 साल से आप खेत में घास छीन रहे थे क्या? घास छीनने का काम मिला था कि पूरी सरकार घास छीलेगी? ऐसा तो नहीं था ना। आपको तंत्र सुधारने का, सिस्टम में चलाने का, महंगाई रोकने का, बेरोजगारी रोकने का, ये सारी चीजों के लिए आपको सरकार चुना गया था ना। लोगों ने अगर 17 में हमें छोड़ के इनको अपनाया था तो बहुत ही आसान थी ना कि भाई, और इन्होंने जब लास्ट ईयर
मतलब लास्ट टाइम में ये बोला कि भाई 5 साल में कुछ नहीं हो पाया, हम अभी 5 साल और दे दूं, लोगों ने वो भी विश्वास किया। लेकिन उस 5 साल के बाद आपने भी देखा होगा कि लोकसभा में इन्हें टिट फॉर टैट मिला, लेकिन लोगों ने एक इस स्थिति पर रखा है कि चलो भाई तुम अल्टीमेटली बना लो, लेकिन तुम्हें हैंडीकैप कर दिया। अब वही चीज अब ये 27 में इनका कंप्लीटली हैंडीकैप कर देंगे। अब इनको चलने के लायक नहीं, लेकिन सर मेरा सवाल आपसे कुछ और है, मैं सवाल कुछ और पूछ रही हूँ, आप जवाब कुछ और दे रहे हैं। मैं ये बोल रही हूँ, आपको लगता है, समाजवादी पार्टी को लगता है या फिर सपा के प्रवक्ता डॉक्टर एस कुमार दुबे जी को लगता है कि 1100 करोड़ का जो यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है, पुरानी फाइलों को खंगाला जा रहा है, उसमें किसी तरह का घोटाला हुआ होगा? अरे भाई मैं क्या बताऊं इसका घोटाले का, ये तो सरकार क्या। सर आप इतना ए से लेके जेड तक यहाँ पर पूरे अल्फाबेट गिना रहे हैं, तो बस एक सवाल यही तो है कि आपका अनुमान क्या कहता है? आपने अपने अनुमान में इतना कुछ अभी यहाँ पर पूरी गाथा गा दी, तो एक सवाल यही तो है कि इसमें भी थोड़ा अनुमान लगाइए कि आपको लगता है कि घोटाला हुआ होगा, नहीं हुआ होगा। राम मंदिर में घोटाले को लेकर सबसे पहले आप ही लोग तो कहते हैं कि अखिलेश यादव को यहाँ पर लगा और अखिलेश यादव ने पोस्ट किया, उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हुआ। देखिए किस तरह से राम मंदिर में यहाँ पर जो चढ़ावा था वो चोरी हुआ, और इसमें अखिलेश यादव को सराहना, उनकी तारीफ की जाती है कि अच्छा है उन्होंने कम से कम इस चीज को तो उजागर किया। तो ऐसे में मदरसे बोर्ड को लेकर या मदरसों को लेकर आप लोगों को लगता है, आपका अनुमान क्या कहता है? मैं इस बात को कह रहा हूं कि आपकी 9 साल की सरकार में आपने घाट छीनने का काम किया था भाई, 2 साल में। ठीक है सर, मेरे सवाल का जवाब आपके पास नहीं है, मैं फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, मेरे सवाल का जवाब आपके पास नहीं है। तपोष पाल जी वो सवाल पूछ रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कि भाई 9 साल में आपने क्या घास छिलने का काम किया? 9 साल में तो आपको याद आई नहीं मदरसा में छापेमार कार्रवाई या पुरानी फाइलों को खंगालने की या जो घोटाला हुआ है उसको लेकर यहाँ पर बातचीत करने की। लेकिन अब जैसे ही 2027 का चुनाव नजदीक आया तो आप लोगों को याद आ गया कि मदरसे की पुरानी फाइलों को खंगाला जाता है। जवाब दीजिए सर। ये सबसे पहले तो सावन के आखिरी सोमवार की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज राजगुरु जी की जयंती है, उनको सादर प्रणाम। अरुण जेटली जी की आज पुण्यतिथि है, उनको विनम्र श्रद्धांजलि और नमन। देखिए ये बार बार पूछ रहे थे कि योगी जी ने क्या किया है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे थे और सब कुछ कर रहे थे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जब घर मिला है सब लोगों को, तो सभी लोगों को मिला है, कोई इसमें जाति की भावना या धर्म की भावना, उससे तो हमने काम किया नहीं। उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना, किसान सम्मान निधि, मुफ्त राशन योजना, मुख्यमंत्री कल्याण सुमंगल योजना, छात्रवृत्ति योजना, स्वरोजगार योजना, इसके अलावा कंटिन्यूअसली जो सड़कें बनाई गई हैं उस पर सारे ही लोग चल रहे हैं। जो यूनिवर्सिटीज बनाई गई हैं, 75 मेडिकल कॉलेजेस बना दिए गए हैं हर एक जिलों में। तो ये जो जिस तरीके की बातें करते हैं, क्या कर रहे थे, घास छील रहे थे, क्या कर रहे थे? अरे क्या किया है? एक माफिया नहीं दिखाई दे रहा है इस समय, अतीक अहमद दिखाई दे रहा है, मुख्तार अंसारी दिखाई दे रहा है। तो चक्कर क्या है कि ये सब पाल के बैठे हुए थे, ये पाले पोसे हुए लोग थे, आज वो खत्म हो रहे हैं। लौटूंगी एसके कुमार दुबे जी। अभी एक मैं आपको बता दूं कि देखिए ये मदरसे पे, मैं सबसे पहले तो ये बता दूं, ये सरकारी पैसा दिया गया है तो इसका ऑडिट भी होगा, इसका वेरिफिकेशन भी होगा, इसका स्टूडेंट वेरिफिकेशन भी होगा, टीचर वेरिफिकेशन, सैलरी वेरिफिकेशन, राशन वेरिफिकेशन, सारी चीजें होंगी। कानून अपना काम करेगा। ये नॉर्मल एक प्रोसीजर है जिसके तहत ये खुद ही चीख के कहते हैं अरे टैक्स पेयर का पैसा है, ये है, तो ये भी तो टैक्स पेयर का ही पैसा है ना। और अगर उसमें अनियमितताएं पाई गई हैं तो उस पर कार्रवाई होगी। अब देखिए 558 मदरसों के मामले में अलग अलग जांच हो रही है, जिसमें 2025 की मैं बात बता रहा हूँ। 2025 में सरकारी आदेश के तहत 4000 से अधिक जो अनुदान दिए जा रहे हैं मदरसों को, फंडिंग की जा रही है, उसके लिए जो है जांच का दायरा बना, उसके लिए तुरंत ये जो है PIL दायर कर दी। PIL दायर करने वाले कौन लोग हैं? और उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2026 में कहा है कि ATS की जो जांच है हम उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। बाधाएं कौन डालते हैं? आप लोग डालते हैं, आप चले आते हैं। और अभी हमारे मुस्लिम प्रवक्ता जी बिल्कुल सही कह रहे थे कि जो लोग बंधन अभिनंदन में लगे हुए हैं मुस्लिम समाज में, उनको इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। ये समाजवादी के लोग हैं जो कि मुस्लिम समाज का यूज़ करते हैं, मुस्लिम धर्म का यूज़ करते हैं इन सब पैसा कमाने के हथकंडों में, और उनके लिए मदरसा जो है सबसे ईजी टारगेट रहता है।
558 एडेड मदरसा जिसमें भ्रष्टाचार निवारक संगठन जो है वो काम कर रही है, और नियुक्ति, वेतन, रिकॉर्ड, सरकारी अनुदान, इन सब पर जो है हम कार्रवाई कर रहे हैं। 2 अलग अलग बड़े जांच के ट्रैक हैं। 558 एडेड मदरसा मिड डे मील अथॉरिटी, इसमें भोजन और राशन एवं योजना के कथित अनियमितता की बात सामने आई है, उसकी भी जांच चल रही। और 4000 अनएडेड मदरसा, मतलब 4000 वो मदरसे हैं जिसको कि सरकार फंडिंग नहीं देती है, उसकी जांच एटीएस कर रही है कि फॉरेन फंडिंग कहां से आ रही है। तो फंडिंग, फॉरेन फंडिंग, अगर पैसा सरकार से दिया गया तो उसकी भी जांच होगी, अगर पैसा बाहर से आया है तो उसकी भी जांच होगी। तो ये बच कहीं से नहीं सकते हैं। जो ये लोग सोच रहे थे कि इस तरीके से हम हथकंडेबाजी करके हम यहाँ से निकल जाएंगे, तो यूपी में डबल इंजन की सरकार है। आज भी जिस तरीके के कड़े शब्दों का प्रयोग हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है, योगी आदित्यनाथ जी ने, अगर ये सुने होंगे तो मैसेज इन तक भी पहुंचा जी। ठीक है, एस कुमार दुबे जी, बात रखिए अब। मैं ये बोल रहा था, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि घर मिले, रोडें बनाई, मेडिकल बनाए, ये किया। मैं गारंटी दावे के साथ कहता हूँ, भारत अपडेट का आप कोई भी कैमरामैन भेज देना और जाके सारी सरकारी अस्पतालों की जो स्थितियां हैं वो चेक कर ले। इनके पैर खिसक जाएंगे, और ना किसके तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। रोडें जो बनाई हैं, चाहे बुंदेलखंड हो, चाहे पूर्वांचल हो, चाहे गंगा एक्सप्रेस वे हो, चाहे कानपुर वाला एक्सप्रेस वे हो, आप ही लोग न्यूज चलाते हैं। हमारा न्यूज चैनल तो नहीं है कि हम न्यूज चैनल चलाए, आप ही लोग दिखा रहे हो ना कि 65 किलोमीटर में 65 गड्ढे, किस तरीके से पंखा लगा के सड़क को सुखाया जा रहा है। इस नवी टेक्नोलॉजी के जमाने में बताइए, पंखे से सड़कें सूखेंगी? क्या हालत हो गई इस देश की। तो ये भ्रष्टाचारी है, ये एकदम निकम्मेपन के लास्ट पायदान पे खड़े हैं, जहाँ पे इन्होंने सिर्फ लोगों को गुमराह किया है। और वही काम अभी जो चुनाव आ गया है, वो चुनाव में फिर वही काम करने वाले हैं कि एक ही इनका मंत्र रहता है, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, क्योंकि उसके सिवाय इनका कोई वोट नहीं देगा। मैं तो ऋतु जी आपसे भी बोलता हूँ ईमानदारी से कि आपकी अंतरात्मा भी ये नहीं कहती होगी कि इनको वोट दिया जाए, क्योंकि ये परिस्थितियां इन्होंने बना दी हैं कि जब रोजगार बच्चों को नहीं मिलेगा, जो पढ़ के क्या है, अभी कल परसों की मैं रिपोर्ट बता रहा हूँ, हिंदुस्तान में जो बेरोजगारी का आलम है, जो ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट करके निकलते हैं, उनमें मात्र 8.25% बच्चे रोजगार ले पा रहे हैं। ये किसकी देन है? हमारी देन है या इनकी देन है जो 10-12 साल से सत्ता में है? तो आखिरकार जवाबदारी तो लेनी पड़ेगी ना। तो यही तो मैं बता रहा हूँ। आज अगर कॉकरोच जनता पार्टी आंदोलन पर उतरी, उसके साथ जन समुदाय जुड़ा, यूथ जुड़ा, क्यों जुड़ा? क्यों उसे एक ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वो उसने उनको छटा है, इसलिए उनको एक होप मिला कि शायद कुछ होगा। और उसका कुछ अंश, इसको मामूली चीज में मानता हूँ कि प्रधान का इस्तीफा एक मामूली चीज है, लेकिन कम से कम कुछ तो मिला। प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा, वो एक शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन कुछ तो है। तो कहने का मतलब, जिस दिन छात्र अभी भी अगर ये नहीं सुधरे तो सड़कों पे आना लाजमी है, और उस वक्त सरकार को कोई बचा नहीं पाएगा। ठीक है, तपोष पाल जी जवाब है, फिर उसके बाद में मुस्लिम स्कॉलर के पास जाऊंगे। देखिए, ये चक्कर क्या है कि ये कुछ भी देखना नहीं चाहते हैं, ये सारी चीज़ों को अनदेखा करके आंखें मूंद के बैठे रहना चाहते हैं। यही दिक्कत है इनके साथ। अभी आपने देखा है कि टाटा मोटर्स, जितने भी यहाँ के व्हीकल के जो इंडस्ट्रीज हैं, उनमें एसयूवी की जो बिक्री है उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया है इस बार 43% की उछाल आई है। सिर्फ एसयूवी सेगमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी गाड़ियों की नहीं बात कर रहा हूँ। हर एक लेवल पे हर एक लोग खरीदते हैं। अभी कुछ दिन पहले 31 जुलाई जो था वो इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख थी। उसको शायद कुछ दिनों के लिए एक्सटेंड भी किया गया था, लेकिन अभी खत्म हुआ है। उसके डेटा अगर आप उठा के देख लीजिए तो 1 करोड़ से ज़्यादा पाने वालों बच्चों और जो लोग 1 करोड़ से ज़्यादा जिनकी CTC है, कॉस्ट टू द कंपनी फॉर द ईयर एनुअल, उसकी संख्या लाखों में पहुंची है। कौन कमा रहे हैं ये? एसयूवी की बिक्री बढ़ी है। इनकम टैक्स रिटर्न जो भरे हैं उसकी मैं बात बता रहा हूँ कि 1 करोड़ से ज़्यादा कमाए हैं।
और ये ईपीएफओ का डेटा उठा के आप देख लीजिए तो हर महीने 17 से लेके 20 लाख तक के जो है नए ईपीएफओ के अकाउंट खुलते हैं। मतलब अगर आप कहीं पर भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब लगती है तो सबसे पहला काम होता है कि पीएफ अकाउंट खुलना। तो पीएफ अकाउंट जो खुल रहे हैं वो हर महीने 17 से 20 लाख खुल रहे हैं। ये पता नहीं कहाँ का आंकड़ा दे रहे हैं, हमें ये नहीं समझ में आ रहा है। और एक चीज और बता दूं मैं, अभी जिस तरीके से रुझान आए हैं तो उसमें सारी चीजों में क्लियर संकेत मिल रहे हैं कि किस तरीके से देश आगे की तरफ बढ़ा है। 10वें पायदान पे था, उसमें ये खुशियां मना रहे थे कि हाँ बहुत अच्छा था 10वें पायदान पे। आज की डेट में 3रे पायदान पे है, तो इकोनॉमी बढ़ी है, तभी लोगों की सैलरी बढ़ी है, तभी लोग एसयूवी की बिक्री हो रही है। और अगर प्रधानमंत्री जी का अभी भाषण लेते हैं 15 अगस्त को, जो उन्होंने कहा है कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया है। हमारे डिफेंस प्रोडक्शन में 4 गुने की वृद्धि हुई है, खादी ग्राम उद्योग विलेज इंडस्ट्री में 5 गुना की वृद्धि हुई है, इलेक्ट्रॉनिक्स में मैन्युफैक्चरिंग में 7 गुना की वृद्धि हुई है, मॉडर्न रेलवे कोचेस में 21 गुने की वृद्धि हुई है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में 35 गुने की वृद्धि हुई है, इंटरनेट यूजर में 4 गुने की वृद्धि हुई है, पेटेंट्स जो कि सबसे ज्यादा जेनजी कर रहे हैं इस समय, लगभग 4 गुने की वृद्धि हुई है, और डिजिटल ट्रांजैक्शन में 100 गुने की वृद्धि हुई है। ये कहाँ की बातें कर रहे हैं भाई? गरीब कल्याण के लिए अगर आप देखें तो टैप वाटर कनेक्शन हमने देने में हमने 15 गुने की वृद्धि की है, गैस कनेक्शन में 6 गुने की वृद्धि हुई है, गरीबों के लिए जो टॉयलेट बनाए गए हैं उसकी नीति में 4 गुने की वृद्धि हुई है, और गरीबों को घर देने में हमारी 3 गुने की वृद्धि हुई। तो आत्मनिर्भर भारत में मेक इन इंडिया पे इनका कोई लक्ष्य था? हमारा लक्ष्य था, हमने पूरा किया। 47 का हमने टारगेट रखा हुआ है। 47 में हम क्या करेंगे? विकसित अर्थव्यवस्था, आत्मनिर्भर राष्ट्र, टेक्नोलॉजी पावर, मैन्युफैक्चरिंग हब, डिफेंस पावर, एनर्जी सिक्योर नेशन, ग्लोबल इनोवेशन हब, ये सब हमने लक्ष्य बना के रखे। ये इनके पास क्या लक्ष्य है? अतीक अहमद के जनाजे वहाँ कसारी मसारी के कब्रिस्तान में जाके माथा टेक के आते हैं। अतीक अहमद कौन था बताओ? आप टैक्स देता था वो। अतीक अहमद कितना, उसकी डिग्री कभी मांगा आपने? आप तो प्रधानमंत्री जी की डिग्री जो है छाती पीट पीट के मांगते थे। आप बताइए अतीक अहमद की कभी डिग्री मांगा आपने? आप उसको टिकट किस बेसिस पे देते थे? 1 नंबर का अपराधी जो कि हत्या और राजनी और यही सब कर करके आगे बढ़ा है, उसके वो मर गए हैं। वहां कब्रिस्तान में जाके, कसारी मसारी के कब्रिस्तान में जाके अखिलेश यादव मत्था टेक के आते हैं। तो क्या मतलब भाई? क्या कौन से डायरेक्शन में आप देश को लेके जाना चाहते हैं? आप युवाओं के साथ बातें करते हैं, युवाओं के साथ खड़े हुए दिखते हैं आप। युवा किस डायरेक्शन में जा रहा है, आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? 1 करोड़ पाने वाले सैलरी पाने वालों की संख्या लाखों में पहुंच गई है। पहले आप ये कहते थे कि कोई टैक्स नहीं भर रहा है। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी कितना टैक्स भरे, एक बार दिखा दीजिए आप। कभी इन्होंने इस टॉपिक पे बात नहीं किया होगा। और जिस हिसाब से आप बात बताइए, मारुति सुजुकी, महिंद्रा, टाटा मोटर्स, हुंडई, एमजी हेक्टर, मारुति ईवीज, विनफेस्टा, टेस्ला और ये टोयोटा, इन लोगों ने अपने रिकॉर्ड तोड़ दिए भाई एसयूवी बिक्री में। एसयूवी कौन खरीदता है? आप कह रहे हैं बेरोजगार हैं, आप कह रहे हैं कि किसी को सैलरी नहीं मिल रही है। 8% युवा, पता नहीं 8% कहां से लेके आए, कहां से लेके आया? ईपीएफओ का डेटा मेरे पास है, इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट का डेटा मेरे पास है सर, इसकी बिक्री का डेटा मेरे पास है, गाड़ियों की बिक्री का। यही सब तो तय करती है कि आपकी जीडीपी ग्रोथ हो रही है, आपके जो है इकोनॉमी आगे की तरफ बढ़ रही है। आपकी सर आप पे तय कर रहे हैं। ठीक है, निश्चित तौर पर 9.5 साल की उपलब्धि आप लोगों के पास है जिसका जिक्र आप लोग कर रहे हैं, और 9.5 साल का आज जो भी यहाँ पर खामियां हैं वो विपक्ष यहाँ पर उजागर कर रहा है। लेकिन उन दोनों चीजों के बीच में तालमेल बैठाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। लेकिन फरहत अली खान जी, क्या समाजवादी पार्टी जिस तरह से अपना परसेप्शन रख रही है, ओपिनियन के माध्यम से सिलसिलेवार तरीके से तमाम बिंदुओं का जिक्र किया कि महज तुष्टीकरण की राजनीति होती है, 27 का चुनाव है, इसलिए बीजेपी को, राज्य सरकार को मदरसों की याद आ गई, क्या आप इससे सहमत हैं? देखिए, ऐसा है कि कभी भी मदरसों के सुधार की बात नहीं की गई। ये जो सरकार है, योगी सरकार है, इसमें मदरसों के सुधार की बात हुई है। अगर उनके मदरसों में जो जेन्युइन मदरसे हैं, जो सही दर्स देते हैं, तालीम देते हैं, अगर टीन शेड थे तो वहां लेंटर की व्यवस्था कराई गई, बच्चों को पंखे की व्यवस्था कराई गई। जो बच्चे दुनिया से नहीं जुड़े हुए थे, कटे हुए थे। मेरा बिल्कुल साफ कहना है कि मदरसे के बच्चों को दुनिया से जोड़ा ही नहीं जाता, दुनिया मतलब समाज से जोड़ा ही नहीं जाता, उन्हें सिर्फ दीन की तरफ ही। लेकिन सर अभी हाल फिलहाल में तो एक बड़ा यहाँ पर फैसला लिया गया था योगी सरकार की तरफ से, हालांकि उससे पहले कोर्ट ने ये फैसला सुनाया था जिसके आधार पर योगी सरकार ने हवाला ये दिया था कि जो 12वीं तक की क्लास
क्लासेस है वो तो मदरसे में संचालित रहेंगी, लेकिन बाद में उन्हीं बच्चों को 12वीं पास करने के बाद यूजीसी यूनिवर्सिटी से जोड़ दिया जाएगा। तो समाज की मुख्य धारा से तो जोड़ा जा रहा है, अगर यूजीसी से वो एफिलेटेड होंगे तो फिर वो कोई भी डिग्री कोई भी कोर्स कर सकते हैं आगे जाकर। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं वहीं पर आ रहा था कि समाज से बिल्कुल अलग रखा जाता है, लेकिन जो योगी सरकार का अनाउंसमेंट था, ऐलान था, उसमें मदरसों को किस तरीके से आगे तरक्की करना है। हाँ। ये जो तरक्की का नाम जब आता है कि मुसलमान कैसे तरक्की करेंगे, मुसलमान कैसे समाज का हिस्सा बनेंगे, यहाँ पर कांग्रेस, मायावती और ये अखिलेश जी ये खड़े हो जाते हैं कि मुसलमानों को तरक्की करने का अधिकार नहीं है, मुसलमानों को सिर्फ वोट देने का अधिकार है। और ये वर्गलाते हैं, बहकाते हैं, भड़काते हैं। अभी जैसे जवाहर यूनिवर्सिटी की बात कर रहे थे भाई दुबे जी, मैं रामपुर के तो रहने वाला हूँ, मुझे मालूम है कि यूनिवर्सिटी किन बुनियादों पे खड़ी हुई है, कितने लोगों को उसमें जो है वो दबाया गया है, कितने लोगों की जमीन माफियाओं द्वारा कब्जा की गई है, वक्फ संपत्तियों को कैसे हड़पा गया था। आपको बताता चलूं कि जब 2006 में शायद सरकार थी भाजपा की, तो राजनाथ सिंह जी ने 1 करोड़ रुपए मदरसे आलिया को दिए थे, जो आजम खान को बुरा लगा, और उस मदरसे आलिया का आपके टीवी चैनल के माध्यम से चला था कि हमारा फर्नीचर और सब कुछ ले गए, आज 1 कमरे में चल रहा है। तो मदरसों के दुश्मन हम खुद हैं, हम किसी सरकार को दोष नहीं देते, क्योंकि देखें मदरसे में नमाज होगी, सारा सब कुछ होगा, लेकिन मदरसे में कौशल विकास नहीं होता कि भाई मदरसे में बिल्कुल दीनी तालीम दीजिए, उनको दर्जी बनाइए, उनको मोबाइल का अच्छा रिपेयर बनाइए, उनको रंग पेंट करना सिखाइए कि वो अपनी जीवन चला सके। इसीलिए उनका खाली दिमाग होता है, और जैसा उनको मोटिव या उनकी तरफ उनको मुतवज्जे कर दिया जाता है, उसमें हम जैसे पढ़े लिखे लोग भी सलील होते हैं। क्योंकि देखिए हमने मदरसों में आतंकवादी या जिहादी पैदा किए जाते हैं, लेकिन जो उनकी सोच बनाई जाती है, अरे तुम तो एकजुट हो, तुम तो इकट्ठा हो, तुम तो धरना करो, प्रदर्शन करो, किसी के लाठी डंडा मार दो। आज का समाज जैनजी में चल रहा है, जैन अल्फा आ रहा है, तो हम भी ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो दीन के साथ साथ सरकारी जो हमारी भारतीय तालीम में जो हमारी शिक्षा है उसको जरूर लें, और वो भी रेलवे में, एयरलाइंस में, एयरफोर्स में, मिलिट्री में और अग्निवीर में भर्ती होकर देश की खिदमत करें। आज का मुसलमान ये सोचता है, ना कि किसी मदरसे, मुदर्रिस या मुअल्लिम की तरफदारी सोचता है। जी एसके दुबे जी, चूंकि देखिए बीजेपी तुष्टीकरण की राजनीति करती है, ये आरोप आप लोगों की तरफ से लगाए जा रहे हैं, और आपने ही कहा कि 2027 के चुनाव पास आ रहे हैं, इसलिए इनको मंदिर, मस्जिद या फिर मदरसों की याद आने लगी। लेकिन मुस्लिम स्कॉलर फरहत अली खान, उनको भी आप सुन रहे हैं, उनका सीधे तौर पर कहना, वो आप लोगों पर आरोप लगा रहे हैं कि आप हो गए, बसपा हो गई, कांग्रेस पार्टी हो गई, आप लोगों ने सिर्फ इन्हें वोट बैंक की राजनीति के तौर पर, एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया, और आने वाले समय पर आप लोगों ने बस यही का रोड मैप और विजन तैयार किया कि मुसलमान और जो पिछड़े लोग हैं उनको आगे ना बढ़ने दिया जाए। नहीं, ये तो आंकड़े बोलते होंगे, ये मैं क्या बताऊं, ये तो आंकड़े बोल रहे ना कि किसने शोषण किया, किसने नहीं किया है। आप देखिए ना, मुझे नहीं मालूम कि जो मुस्लिम स्कॉलर हैं वो किस हिसाब से बता रहे हैं, लेकिन मेरी जब भी सरकार रही तब अल्पसंख्यकों के लिए काम किए गए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। बहुसंख्यक के साथ अल्पसंख्यकों का काम हुआ है, बढ़ोतरी के लिए योजनाएं बनी हैं, ये कोई भी जानता है, ये सब लोग जानते हैं। इसलिए ये कह देना अब उनके समझ से हो सकता है, लेकिन मेरी सरकार ने काम किए। मैं तो अभी देखो, अगर एजुकेशन की बात आ जाए ना, बीजेपी कितने सालों से है, और मैं सबसे अगर खराब स्थिति बीजेपी की है तो गुजरात में है, या 25 साल से। तो कहने का मतलब जहाँ भी बीजेपी रही है वहाँ एजुकेशन का स्टैंडर्ड गिरा है। आप ये आंकड़े उठा के देख लो, कांग्रेस के जमाने में एजुकेशन का स्टैंडर्ड इतना गिरा हुआ नहीं था, ये फैक्ट है। आप मानो या ना मानो, उसने राजनीति की होगी, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन उसने कभी भी माने उससे
समझौता नहीं किया। इनके समय में हम आपको ऐसे कई स्कूल और कॉलेज दिखाते हैं जहाँ बच्चे नहीं है लेकिन पेपरों पे स्कूल और कॉलेज चल रहे हैं। एमपी की बात किया जाए, एमपी में तो ये कंडीशन थी कि एक एक कमरे में यूनिवर्सिटियां चालू थी, एक एक कमरे में कॉलेज चालू हुआ करते थे। ये स्थितियां इनके राज में थी, कांग्रेस के राज में नहीं थी। मैं आपको बता दूं, टाइम पीरियड के साथ बता सकता हूँ। इसलिए ये कह देना कि नहीं सब कुछ इनको हो सकता है, मुस्लिम स्कॉलर को लग रहा हो कि भारतीय जनता पार्टी के राज में सब कुछ अच्छा है। भाई अगर लग रहा है तो आप देखो, लेकिन जनता किसके साथ है ये तो दिखाई दे रहा है। इनको देखें ऐसे दुबे जी, मैं आपको बताता चलूं कि जो अपने अभी आपने बात की उसमें मैं थोड़ा सा संशोधन करूंगा। जब सापा या दूसरी सरकारें थी तो अक्सर दंगे हुआ करते थे और दंगों में हम लोग मुलविस होते थे, हमें बहका दिया जाता था, हम जेल चले जाते थे। आज कोई न दंगा है बल्कि भय मुक्त समाज है। आप लोग ये जब भी कोई बात निकलती है तो मदरसों की तरफ टारगेट कर लेते हैं कि सब मदरसों के संग जांच हो रही है। जांच तो होना चाहिए। अगर कोई गलत है, अल्लाह या भगवान भी गुनाहों की सजा तो देगा। ऐसा तो नहीं है कि सब लोगों को जन्नत में ही भेज दिया जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात है, ये कोर्ट में किसने दायर किया? मदरसों की जांच रोकने के लिए आप ही के तो नेताओं ने जांच रोकने के लिए PIN दायर किया। हम रोकने के लिए कह रहे थे क्या? 25 में जांच के लिए कहा कहता है। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट को बयान देना पड़ा वहां पे कि हम ATS की जांच को नहीं रोकेंगे, फॉरेन फंडिंग का मामला। Who is stopping all this nonsense? कौन आ रहा है यहाँ पे इस तरीके के काम करने के लिए? सबसे बड़ी बात मैं और एक और बताते चलूं कि जब सरकार आई, भाजपा सरकार आई, हमें भी लगता था, क्योंकि हम देश प्रेम वतन परस्ती के जज्बे से सरशार हैं, कि मदरसों पे भी राष्ट्रीय गान होना चाहिए था, मदरसों में भी तिरंगा लहराना चाहिए था, मदरसों में भी देशभक्तों की जो गाथाएं हैं वो सुनाई जाना चाहिए था। अब ये होता है कि मदरसे में भी राष्ट्रीय गान होता है, मदरसे में भी तिरंगा लहराया जाता है, और जो हमारे शहीद हुए हैं उनकी गाथाएं, उनकी कहानियां बता के अपने नौजवानों में जोश भरा जाता है। तो मैं इस चीज से पूरी तरीके से सहमत हूं कि अगर मैं गलत हूं, फरहत अली खान गलत है, तो उसकी जांच होना चाहिए। ये मेरा रब भी कहता है, ये समाज भी कहता है, ये सरकार भी कहता है। जोड़ के बड़ा निवेदन कि कांग्रेस, सापा और भाजपा हमारा फेवर ना करे। अगर हम गलत हैं तो हमें सही मिलना चाहिए, तभी हम सही दिशा और इस देश में सही दशा में जीवन बसर करेंगे। वरना लोग हमारे ऊपर आरोप लगाते रहेंगे। और मदरसे हो, औकाफ हो, वक्फ हो, क्या हुआ कि जो मदरसे चलते थे उनकी जमीनें थी, जमीन से उनको मदरसों को पूरा किया जाता था, उनके इखराज जो उनके खर्चे थे। इन्होंने क्या किया, जो मुतवल्ली बन के बैठ गए, सालों से मुतवल्ली हैं, उन्होंने जमीनें भेज दी। जमीनें जो थी, जो उस वक्त में 100 रुपए के किराए से थी, मेरे रामपुर में वक्फ बोर्ड की, और भाजपा के प्रवक्ता जी बैठे हैं, मैं उनसे कहूंगा कि जो लोग आप मदरसा बोर्ड में या जिसमें भी बनाते हैं उसमें ये बिल्कुल नहीं परखा जाता कि मदरसों के हितैषी कौन है। वही लोग घूम फिर के आ जाते हैं जो बस खाली यस सर करते हैं। तो आप जब भी हज कमेटी बनाएं, मदरसा बोर्ड बनाएं, अल्पसंख्यक आयोग बनाएं, तो उसमें जरूर देखें कि किसमें अपने वतन की परस्ती, जिसको कहते हैं देश प्रेम है, उसको बिल्कुल ये नहीं देखें कि दाढ़ी वाले मौलाना साहब हैं और ये हैं, ये वो हैं, इनके पास इतना पैसा है। आपकी भी थोड़ी सी गलतियां हैं, लेकिन हम लोग आप लोगों के साथ खड़े हैं। हमारे कब्रिस्तान जो हमने नाजायज घर बना रखे हैं, वो नाजायज घर टूटना चाहिए। जो हमने मस्जिद है जिसमें नाजायज नमाज हम लोग पढ़ रहे हैं, सड़क के किनारे हम नमाज पढ़ रहे हैं, वो उसके लिए कानून बनना चाहिए। लेकिन कानून इसके लिए भी बनना चाहिए कि जब हम बीमार हों, हम रास्ते से जा रहे हों, तो कोई भी यात्रा हो, कोई भी आंदोलन हो, उसमें जगह मिलना चाहिए। तभी हम सच्चे भारतीय और अच्छे भारतीय बनेंगे।
ठीक है, इसके दुबे जी जवाब दीजिए, क्योंकि देखिए फरहत अली खान एक आम व्यक्ति है, मुस्लिम स्कॉलर जरूर है लेकिन एक आम व्यक्ति हैं, इस्लाम समुदाय से आते हैं, उस धर्म से बिलोंग करते हैं, और ये शायद उत्तर प्रदेश, रामपुर चूंकि जिक्र कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के ही वोटर हैं जो कल को 27 के चुनाव में या तो आपको वोट देंगे या फिर बीजेपी को वोट देंगे। और ऐसे में उनका सीधे तौर पर कहना है कि रामपुर में पहले क्या कुछ था और अब क्या कुछ है, वो लगातार अपनी आंखों से देख रहे हैं, वो रामपुर के ही रहने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर सर, वोटर अगर यहाँ पर फरहत अली खान जी की तरफ से इस बात का जिक्र किया जा रहा है तो ऐसे कुछ और लोग होंगे। अब आप लोगों की तरफ से दावा किया जाता है कि भाई सारे मुसलमान तो हमारे फेवर में है, लेकिन यहाँ पर तो स्थिति उल्टी गंगा ही बह रही है फिर आप लोगों की नजर में। नहीं, ऐसा तो मैंने कभी नहीं कहा कि सारे मुसलमान सपा के साथ या कांग्रेस के साथ या बीजेपी के साथ है सारे, मैंने तो ऐसा नहीं कहा। हर पार्टी में मैक्सिमम और मिनिमम हो सकते हैं, लेकिन कोई एक कम्युनिटी पर्टिकुलर एक पार्टी को वोट करती है ऐसा हिंदुस्तान में कभी ना हुआ ना होगा, ये भी फैक्ट है। लेकिन उनकी मैं चंद सवालों का जरूर आंसर देना चाहूंगा। हाँ। समाजवादी पार्टी किसी जांच के खिलाफ नहीं रहती है। आप फ्री हैं, आपके पास सत्ता है, आप जांच कराइए, लेकिन हमारा क्वेश्चन हमेशा वहाँ पे रहता है। सर यही तो तपोष पाल जी ने आपसे पूछा कि अगर जांच के खिलाफ आप लोग नहीं हैं तो 2025 में जब मदरसों की जांच होनी थी तब PIL क्यों यहाँ पर शिकायतकर्ता के तौर पर आप लोगों की तरफ से दाखिल की गई थी कि जांच नहीं होनी चाहिए, वहां पर किसी तरह का कुछ भी ऐसा नहीं है संदिग्ध जिसको लेकर लगातार राज्य सरकार मुसलमानों पर दबाव बना रही है, इस तरह के आरोप क्यों लगाए गए थे फिर 2025 में? नहीं, देखिए इस देश में मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, हिंदू हो, सब भारतीय हैं, लेकिन किसी एक कम्युनिटी को ऐसा नहीं लगना चाहिए। आज अच्छा चलो ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ, क्यों मेजोरिटी ऑफ जो मुस्लिम्स हैं बीजेपी को वोट नहीं करते हैं? कुछ तो है ना रीजन, कुछ तो रीजन होगा ना। 80 नहीं 90-95% मुस्लिम वोट तो नहीं करते। ये भारतीय जनता ही पार्टी बोलती है, मैं तो नहीं बोलता हूँ। ये भारतीय जनता ही पार्टी के नेता बोलते हैं कि मुस्लिम हमें वोट नहीं देते हैं। आखिरकार कोई कमी होगी? हमने तो कभी नहीं कहा कि हमें हिंदू ने वोट नहीं दिया, हमें सिख ने वोट नहीं दिया, हमें उसने वोट नहीं दिया। हमें तो सबके वोट मिलते हैं, डंके की चोट तो मिलते हैं, कभी कम होता है कभी ज्यादा होता है। हम सत्ता में आए तो हमें ज्यादा वोट मिला, हम सत्ता में नहीं आए तो हमें कम वोट मिला होगा, इसीलिए हम सत्ता से बाहर हुए। लेकिन इनकी जो मेंटालिटी के है वो मेंटालिटी देश के लिए खराब है। यहाँ सभी अमन चैन से रहना चाहते हैं, किसी को कोई वो ना हो, लेकिन सरकार की जो नीतियां हैं वो कहीं ना कहीं सवाल उठाती हैं कि आप कम्युनिटी देख के आपका बुलडोजर चलता है, कम्युनिटी नहीं देखिए, अगर आपकी कम्युनिटी का नहीं है तो बुलडोजर बंद हो जाता है, एक्शन बंद हो जाता है। तो ये सब चीजें जो है वो कहीं ना कहीं समाज में एक क्वेश्चन मार्क पैदा करती। रेतु जी इन्होंने आंसर दे दिया, कौन जाके वहां PIL लगाए थे, इन्होंने देखिए खुद ही बोल दिया अभी। तपोष पाल जी बात भी रखिए साथ में अपनी। नहीं, इन्होंने आपने सवाल पूछा कि मतलब कौन लोग हैं जो कि जाके वहां पे इस तरीके की सरकारी कार्रवाई को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने खुद एक्सप्लेन किया कि हमारी मतलब समाजवादी पार्टी की मानसिकता यही है कि हम ऐसे चश्मे से देखते हैं कि ये जो है बीजेपी सरकार हिंदू मुस्लिम के हिसाब से कर रही है, तो ये मुसलमानों के लिए रोक लगाने के लिए गए, इसीलिए हम PIL कर रहे थे। इन्होंने खुद ही एक्सप्लेन कर दिया अभी अपने आप को, एक्सपोज इन्होंने खुद किया अपने आप को। देखिए चक्कर क्या है कि ये हिंदू मुस्लिम जो परस्ती की राजनीति है ना, उसके हिसाब से ये चलते हैं। और ये जो मुस्लिम धर्म के वोटों की बात कर रहे थे, वोटरों की बात कर रहे थे, तो देखिए बपौती नहीं है आपकी। ऐसा नहीं है कि मुसलमानों ने हमें वोट नहीं दिया है, और ऐसा भी नहीं है कि मुसलमान जो है वो देशभक्ति के उसमें नहीं है। लेकिन आपके साथ चक्कर ये है कि आप जाके अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के साथ बैठेंगे जो कि देश विरोधी बातें करते हैं, आप जाके दाऊद इब्राहिम के साथ बैठेंगे, आप जाके याकूब मेमन के साथ बैठेंगे और रात को 2 बजे 2:30 बजे कोर्ट खुलवा के उनकी फांसी की मांग करें, उनकी फांसी रुकवाने की कोशिश करेंगे कोर्ट से, जो कि देश विरोधी एक्टिविटीज में रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि ये सब करने से हमें वोट मिलेगा, और उसी तरीके से आप काम भी करते हैं, उसी तरीके से आप व्हिप भी अपना जारी करते हैं। मुलायम सिंह यादव ने किस तरीके से संसद भवन में खड़े होकर ये कहा कि हम तो है मुसलमानों के, हम तो करते हैं, हम हैं हिंदू विरोधी, इस तरीके से जोर जोर से वो संसद भवन में चिल्ला रहे थे। आप उसको क्या झुटला लेंगे? और कोई इस तरीके से बांटता है देश को। मनमोहन सिंह कहते हैं कि इस देश के संसाधनों में सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का है,
भाई किसने अधिकार दिया है उनको बांटने के लिए? इस देश का में एक तो वो कृपा के तौर पे जो है किसी तरीके से प्रधानमंत्री बन गए, फिर इस तरीके की बातें कर रहे हैं। बांट कौन रहा है देश को? हिंदू मुसलमान कर कौन रहा है? आप किस तरीके से इस तरीके के स्टेटमेंट देते हैं और फिर उसके बाद खड़े हो जाते हैं उसके साथ? हार्ड लाइनर स्टेटमेंट सबसे पहले तो इन्हीं पार्टियों से आया है। मैं यहाँ की बात करता हूँ, कर्नाटका गवर्नमेंट की। यहाँ पे हिजाब विवाद था, हिजाब को आपने जो है रिमूव कर दिया, ठीक है, आपने अपना निर्णय लिया, लेकिन साथ साथ आपने क्या कहा कि सैफ्रॉन गमछा पहन के कोई नहीं आएगा। तो किसी मुस्लिम धर्म के लोगों ने ये कहा है क्या कि हमें सैफ्रॉन गमछे से दिक्कत है, इनको बैन करिए? लेकिन कांग्रेस ने आगे बढ़ के इसको किया। ये राजनीति है। इन सब चीजों के पे आप जो है कभी कुछ नहीं बोलेंगे। हिंदू मुस्लिम आप सॉफ्टली इसमें दरार लाने की कोशिश कर रहे हैं ना। और राम मंदिर का मुद्दा, राम मंदिर के मुद्दे में तो मुस्लिम जो लोग हैं उन्होंने खुद कहा था कि हिंदुओं को राम मंदिर बना लेना चाहिए। वकील किसने लगाए थे? आपने लगाए थे। बाद में जो है सुन्नी वक्फ बोर्ड के माध्यम से आपने जो है वकील लाने शुरू किए। तो देखिए इस देश में कौन क्या कर रहा है वो आज जनता के सामने साफ दिख रहा है। और आप जो कर रहे थे कि शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा था और कांग्रेस जो है बहुत अच्छा काम कर रही थी, तो मेडिकल कॉलेजेस, आई एम सॉरी टू से, कांग्रेस के एरा में मेडिकल कॉलेजेस 387 थी, हमारे समय में 818 हुई है, 111% की ग्रोथ है। एमबीबीएस की सीट 51,348 थी, हमारे समय में 1,28,926 हुई है, 151% की ग्रोथ हुई है। पीजी मेडिकल सीट्स में 31,185 कांग्रेस एरा में था, हमारे समय में 85,822 हुई है, 175% की ग्रोथ हुई है। एम 7 थे, 23 बने हैं, 228% की ग्रोथ। आईआईटी 16 थे, 23 बने हैं, 44% की ग्रोथ। आईआईएम 13 थे, 22 बने हैं, 69% की ग्रोथ। यूनिवर्सिटी 770 थे, आज 1330 है, 75% की ग्रोथ। और ओवरऑल अगर कॉलेजेस की ले तो 38,500 थे, हमारे समय में अभी 52,000 के आसपास है, 35% की ग्रोथ। तो आप किस चीजों की बातें कर रहे हैं और कहां पे हैं? मैंने आपको सारे आंकड़े दिखा दिए, सारी चीजों को दिखा दिए। आप तो यहाँ भ्रम फैलाने में लगे हुए। देखिए आप अगर झूठ बोलेंगे ना तो कोई आपके साथ खड़ा नहीं। वोट चोरी के मामले में आप जो है आरजेडी के साथ मिलकर पथ यात्रा कर रहे थे, 10 आदमी नहीं खड़े हुए आपके साथ। तो आप किसको भ्रम में डालने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ? लेकिन सर देखिए एक सवाल मेरा यहाँ पर तपोष पाल जी ये भी उठ जाता है कि यहाँ पर एसके दुबे जी की तरफ से जिक्र भी किया गया कि आम जनमानस देख रहा है, हर वोटर देख रहा है। उत्तर प्रदेश में अगर यहाँ पर इस्लाम या फिर सनातन का भी जिक्र करें तो हिंदू वोटर्स और मुस्लिम वोटर्स भी देख रहे हैं। लेकिन इस बीच सवाल ये उठ जाता है कि ये थोड़ा अटपटा नहीं लगता है कि अखिलेश यादव की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से डिबेट में, क्योंकि इस टॉपिक पे राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी और घपला हुआ है इसको लेकर मैंने खूब सारी डिबेट की और तमाम जो पैनलिस्ट थे विपक्षी पार्टी के वो ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि यहाँ पर 8 आरोपियों को तो जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया, इसमें औरों की संलिप्तता हो सकती है, जिसमें चंपत राय, अनिल मिश्रा। जिसके बाद संसद परिसर के बाहर हमने देखा कि साधु के भेष में किस तरह से यहाँ पर नुक्कड़ नाटक किया गया था, जहां पर अवधेश प्रसाद के पैर के नीचे प्रभु श्री राम की जो फोटो थी, तस्वीर थी, वो भी आ जाती है, दूसरा कोई पीछे से आता है, फिर वो तस्वीर को हटाता है, सनातन का अपमान का जिक्र किया गया। राम मंदिर में जांच का सिलसिला लगातार जारी है सर, लेकिन अभी भी एसआईटी की कार्रवाई हो रही है, तमाम चीजें सबूत सामने आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी या विपक्षी पार्टी को यहां पर भरोसा नहीं हो रहा कि वो निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई हो रही है या नहीं हो रही। लेकिन दूसरी तरफ सिक्के के दूसरे पहलू को हम समझे तो जब वक्फ में जांच को लेकर बातें सामने आती हैं और जब यहां पर मदरसों में जांच की बात सामने आती है तब लीपापोती की जाती है। क्या महज ये सिर्फ वोटर्स के लिए किया जा रहा है कि एक समुदाय के वोटर्स को अपने पाले में किया जा सके, हिंदू वोटर से किसी को कोई मतलब नहीं? नहीं देखिए कई प्रश्न आपने पूछ लिए, मैं एक एक करके जवाब देता हूँ। नंबर 1 है कि राम मंदिर के चढ़ावे का मुद्दा जो है उठाया, अच्छी बात है आपने उठाया भाई, कहीं पे हेरा फेरी हो रही, कुछ हो रही, लेकिन जब जांच में पाया गया तो मालूम चला कि टिन्नू यादव उनके वो जिस दिन पकड़े गए उस दिन भी ये अखिलेश यादव को कॉल कर रहे थे। तो आपका टीम लीड कौन था, कौन करा रहा था वहां पे? जो बड़ी मछली की बात की जा रही थी, अखिलेश यादव खुद ही बड़ी मछली है, वो करवा रहे थे वहां पे। और वहां पे अगर अनियमितताएं बढ़ती जा
रही थी तो आप पुलिस में जाते, आप एविडेंस ले जाके तुरंत एफआईआर लॉन्च कराते। आपने कुछ नहीं किया। आपने क्या किया, सीधा सीधा राम मंदिर की अस्मिता पे किस तरीके से चोट पहुंचे, उसकी स्थिति धूमिल हो, उसके लिए आपने पूरा प्रयास कर डाला। और ये प्रयास वहां भी नहीं रुका, ये संसद भवन तक गया, जहां की साधु के भेष पे उनको जो है एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन टाइप से वहां पे दिखाया गया। ये इससे बड़ा दुर्भाग्य अब मुस्लिम समाज नहीं देख रहा है क्या, हिंदू समाज नहीं देख रहा है क्या इसमें आप बताइए। चढ़ावा चोरी के लिए जो ये प्रोपेगेंडा कर रहे थे वो मुस्लिम समाज ने कहा था क्या कि इनको करने के लिए, ये अपने राजनीतिक हितों के लिए कर रहे थे जी। अभी दूसरी चीज मैं बताता हूँ, सलार मसूद गाजी के जहां पे 15 करोड़ के आसपास हेराफेरी हुई है। समाजवादी पार्टी के एमएलए हैं, समाजवादी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, पूरी की पूरी चोरी उनके परिवार ने की है। आप वहां पे मौन साथ जाते हैं, आप वहां पे चुप हो जाते हैं। क्यों चुप हो जाते हैं भाई? दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड को एक खुले तौर पे छूट मिली हुई थी जमीन कब्जियाने के लिए, और वक्फ बोर्ड से केवल हिंदू ही परेशान नहीं थे, मुसलमान कम्युनिटी के कई दिग्गज लोग वो परेशान थे। ये एक मैंने पिछली बार भी एक एग्जांपल लिया है, एक लड़की जो है वो डॉक्टर है और वो अकेली लड़की थी, उसके पिताजी का निधन हो जाता है, उसकी कई मतलब अच्छे खासे फैमिली परिवारों से थे वो, उनके पास पैसा था तो एकड़ों में जमीन थी उनकी, वो डॉक्टर थी, तो डॉक्टर बेटी उनके जमीन पे आके 4 आदमी नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। उसके बाद कहे कि नहीं बेटी को तो देने का अधिकार नहीं है, वक्फ बोर्ड के हिसाब से आपको वक्फ बोर्ड को देना पड़ेगा। उनकी कई एकड़ की जमीन जो है वो कब्जाने की कोशिश कर गए। उसके बाद ये मामला जो है कोर्ट केस में गया, जबरदस्ती गरीब मुसलमान, अमीर मुसलमान, कोई भी मुसलमान हो, उसके संपत्तियों को डाका डालना ये वक्फ बोर्ड करता था। आपने कभी स्टॉप किया उसको? मुसलमान के नाम। ठीक है सर, देखिए तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर निश्चित तौर पर डिस्कशन होना चाहिए, और इसके दुबे जी मैं आपसे जरूर ओपिनियन लेती, लेकिन समय मुझे इजाजत नहीं दे पा रहा सर कि मैं आगे इस चर्चा को बढ़ा पाऊं। बहरहाल आप सभी मेहमान जुड़े हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, उसके लिए आपका सभी का बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ, लेकिन आप